नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। ये वीडियो मेरे पिछले वीडियो का एक दूसरा पार्ट है, यानी आज के सेकंड पेपर की रिव्यू का ये दूसरा भाग है। मैंने अपने पहले भाग में एसएससी की परीक्षा में निबंध कैसा पूछा गया, किस प्रकार के निबंध पूछे गए और आपने किस प्रकार से उसे लिखा, इस पर मैंने बात की। और अब बात करते हैं कि ट्रांसलेशन पर कि किस प्रकार का ट्रांसलेशन था। तो दोस्तों, दो तरह के ट्रांसलेशन पूछे गए जैसा परंपरागत तौर पर पूछा जाता है। पहला इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और दूसरा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो मेरी बात बहुत सारे कैंडिडेट से हुई क्योंकि मैं खुद एग्जाम में मौजूद था। तो एक डिफिकल्टी जो मुझे भी महसूस हुई वो थी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। तो जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन जो इस बार परीक्षा में पूछा गया वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा कठिन था। मैं इसे कठिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जो कि बहुत अनयूजुअल थे। मतलब आप बहुत आसानी से इसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग नहीं करते हैं और इस वजह से ये जो ट्रांसलेशन था वो टाइम टेकिंग वाला ट्रांसलेशन हो गया था, थोड़ा लेंदी हो गया था। इस वजह से जो है लोगों का अधिक समय इसमें लगा और इसका परिणाम ये हुआ कि इसमें अधिक समय लगने के कारण कुछ लोगों का एक निबंध इस वजह से खराब हुआ। खराब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि निबंध जो लोग हिंदी में पहले लिखे वो हिंदी में अच्छी तरह से लिख पाए, लेकिन बाद में इंग्लिश जल्दी लिखने के चक्कर में थोड़ा सा छोटा रह गया। तो ये समस्या लोगों को हुई और जिन्होंने इंग्लिश पहले लिखा उनके लिए हिंदी निबंध थोड़ा सा छोटा हो गया। तो इसका सामना लोगों को करना पड़ा क्योंकि ये निबंध इंग्लिश से हिंदी इसने लोगों का अधिक समय लिया है। तो जानते हैं कि क्यों इसने अधिक समय लिया। वहीं दूसरी ओर जो एक दूसरा निबंध जो कि हिंदी से इंग्लिश था वो काफी सरल था। मुझे लगता है एसएससी जिस प्रकार का लेवल देती है वो उससे भी थोड़ा सा नीचे था। तो वो काफी सरल था और एक जो एसएससी का जो लेवल है उससे थोड़ा सा एक कदम ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में। तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसा था, चलिए इसको जानते हैं। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही एक बात पता चली है कि जो ट्रांसलेशन जो दिया गया था इंग्लिश से हिंदी करने के लिए वो था एक मैगजीन है द कारवा। जी हां, द कारवा। तो ये द कारवा मैगजीन इसे जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चर भी कहा जाता है। ये दिल्ली से ही पब्लिश होती है ये मैगजीन। तो उसी मैगजीन से ये निबंध आपको पूछा गया था, उसी से एक पैराग्राफ लेकर के हमारी परीक्षा में दिया गया था। तो क्या डिफिकल्टी थी इसमें, क्या क्या परेशानियां थी, इसे हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो लोगों को परेशान किए, जिनसे लोग, जैसे कि एक सेंटेंस था, दे वर रूटीनली स्टोन वॉल्ड बाय द सेलिब्रिटी पब्लिसिस्ट। तो इसमें एक वर्ड था स्टोन वॉल्ड। अब स्टोन वॉल्ड मतलब पत्थर की दीवार नहीं है। स्टोन वॉल्ड का मतलब होता है जैसे कोई जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछता है, प्रश्न दागता है, तो स्टोन वॉल वो प्रश्न दागना है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है स्टोन वॉल। तो ये वर्ड काफी डिफिकल्ट रहा। हालांकि मैंने कहा था कि अगर ऐसी परेशानी होती है तो आप इमीडिएट एक काम करें कि उस शब्द को लिप्यांतरण करके लिख दे। तो जिन्होंने इसे माना होगा वो भी काफी हद तक सटीक है। दूसरी एक बात थी, इसमें एक टर्म बहुत फेमस आया, सेलिब्रिटी प्रोफाइल। अब सेलिब्रिटी प्रोफाइल के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, खोज रहे थे। मेरी बात भी कुछ लोगों से हुई, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे सटीक तरीका है कि सेलिब्रिटी प्रोफाइल को आप सेलिब्रिटी प्रोफाइल ही रहने दें, उसका लिप्यांतरण करके लिख दें, तो वो सटीक है। बस उतना ही काफी है इसके लिए कि आप सेलिब्रिटी प्रोफाइल ही उसे रहने दें, तो आप बेहतर लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसका प्रयोग किया होगा। सेलिब्रिटी प्रोफाइल के लिए कोई भी सटीक शब्द नहीं है मुझे लगता है, और है भी तो हिंदी में वो उस तरह के रूप को नहीं दे पा रहा है, उस तरह के अर्थ को नहीं गढ़ पा रहा है जिस तरह से ये वर्ड अपने आप में पर्याप्त है। एक और शब्द
ओजिंग अक्रॉस द पेजेस, ओजिंग, OOZING। तो ओजिंग शब्द का मतलब होता है कहीं भी बिल्कुल फैला हुआ। मैंने शब्द का मतलब बाद में जो अर्थ बाद में गूगल में सर्च भी किया। तो ओजिंग जो शब्द है जिसे मैंने गूगल पर सर्च किया वो रसना से संबंधित है। अब रसना आप समझ सकते हैं कि किसी भी तेज चीज का जो रस निकलता है वो, तो हालांकि यहां इस अर्थ से ये कहीं दूर था। तो ओजिंग का अर्थ होता है ओजिंग अक्रॉस द पेजेस, मतलब पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ, छाया हुआ, तो उससे ये संबंधित है ओजिंग। दो और शब्द मुझे लगे इंटरेस्टिंग। एक दो वुड की बात की गई थी, एक टीक, TEAK टीक, और दूसरा रोजवुड्स। तो टीक जो वुड होता है वो होता है जो सागौन की लकड़ी होती है, सागौन लकड़ी। और रोजवुड, मुझसे किसी ने पूछा एग्जाम से, परीक्षा से तुरंत निकलने के बाद मुझे, उसने कहा कि रोजवुड के लिए उसने गुलाब की लकड़ी का कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो ये बिल्कुल गलत है बंधु। रोजवुड का मतलब होता है सीसम। सीसम एक प्रकार की लकड़ी होती है, तो सीसम की लकड़ी का प्रयोग था वो। तो ये एक ऐसा शब्द था जो कि डिफिकल्ट था। इसके साथ साथ और एक शब्द है ट्रांससेक्शनल क्वेश्चन आंसर। ट्रांससेक्शनल क्वेश्चन आंसर। अभी ट्रांससेक्शनल शब्द का अर्थ क्या है? ट्रांससेक्शनल का अर्थ होता है कोई ऐसा शब्द, ट्रांससेक्शनल क्वेश्चन यानी कि लेन देन वाला, यानी कि दो तरफा, एक ऐसे क्वेश्चन आंसर जहां पर लगे कि दो तरफा अंदाज में बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां ट्रांससेक्शनल का मतलब यह था कि दोनों तरफ से जुड़े हुए। मुझे वो पैराग्राफ मिल गया है, मैंने इसे सर्च किया था द कारवा के पेज पर जाकर, और मुझे वो बिल्कुल पैराग्राफ मिला। और मैं वीडियो के तुरंत बाद आपको वो पैराग्राफ दे दूंगा, और आप उसे आराम से फिर से बैठकर अपने घरों में ट्रांसलेट करिए और फिर से देखिए कि आप एग्जाम में कितने सही थे और कहाँ थोड़ी सी चूक रह गई, कहाँ कमी थी, या आप बिल्कुल सटीक थे, सही थे। तो उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस परीक्षा से संबंधित है, कुछ लोगों ने पूछा कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कैसे जा सकता है। तो दोस्तों मैंने एक चीज गौर की परीक्षा में, क्योंकि मैं दिल्ली में था और परीक्षा में लगभग हर कमरे में अगर 24 की सीटिंग थी तो 20 से 22, 23 तक छात्र मौजूद थे। मेरी बात वेस्टर्न रीजन के कुछ छात्रों से भी हुई, कोलकाता के छात्रों से भी मेरी काफी लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने भी बताया कि ऑलमोस्ट कमरे में जितने भी छात्र अलॉटेड थे वो लगभग भरे हुए थे, यानी कि बहुत कम लोग इस परीक्षा में अब्सेंट रहे हैं। तो एक बात आप मानकर चल सकते हैं कि कट ऑफ ठीक ठाक रहने वाली है। हालांकि एक इस पेपर के एक हिस्सा यानी कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी रही है, तो इससे कट ऑफ में थोड़ी सी कमी आएगी। जिस तरह से फर्स्ट पेपर में हुआ है और कट ऑफ काफी हाई गया है, वो इसलिए क्योंकि पेपर अपेक्षाकृत काफी आसान था फर्स्ट पेपर। ठीक वैसे ही सेकंड पेपर में कट ऑफ आप उतनी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि बहुत अधिक नहीं जाएगी। कट ऑफ कितनी जा सकती है इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपसे बातचीत करूंगा और बेहतर ढंग से आपको समझा पाऊंगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ एक मॉडरेट रहने वाला है। सो और डिटेल में बातचीत करूंगा आपसे। फिलहाल के लिए इतना ही, और आपकी अगर कोई प्रश्न है इस परीक्षा से संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात, काफी लोग परीक्षा में मुझसे मिले और वो मुझसे मेरे निजी जीवन के बारे में बातचीत करना चाहते थे। तो जो लोग मुझसे मेरे निजी जीवन के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दे रहा हूं, तो आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे निजी जीवन को देख सकते हैं, जो भी मैं करता हूं, कैसे करता हूं और क्या करता हूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी जुड़ पाएंगे मुझसे। तो फिलहाल के लिए अपना आशीर्वाद, प्यार और सौहार्द बनाए रखें, और जल्दी मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।